चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले आपको ये बताना है कि कितनी क्लासेस नहीं, कौन से क्वेश्चन हो गए थे, कौन सा क्वेश्चन करना है, ओके कौन सा क्वेश्चन करना है जरा बताएं। तो कुछ एक मिनट, आई थिंक 40 के आसपास हुआ था। ये हो गया था ना। ये है 41 है ना। 41 से शुरू करना है, 40 तक हो गया। Central pole of a conical tent is 3 by 2 meter high. The pole is supported by ropes tied to its top and nails on the ground. If on the ground from the foot of the pole, the distance of the surface of the tent and the nail are in the ratio 1:3, and if the angle of depression from the top of the pole of the nails and the surface of the tent are in the ratio 1:2, then the length of one such rope is। बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके, तो जरा इस प्रश्न को देखें और इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सोचने का प्रयास करें। मैं जरा थोड़ा सा इसको डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा समय दूंगा इस सवाल को करने का। एक अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बेसिकली एक कोनिकल टेंट है, तो कोनिकल टेंट जाहिर सी बात है कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, आप विजुलाइज करो कि एक तंबू है, टेंट है, और यहां पर एक पोल लगा है। उस पोल के सहारे ऐसे टेंट को बांधा गया है कोनिकल शेप में। ठीक है, तो जो उसकी कीलियां होंगी, वो उसकी कीलियां कहाँ होंगी, वो कीलियां उसकी, आप क्या करोगे, यू विल जस्ट नेल इट अक्रॉस, ऐसे सर्कुलर वे में। ठीक है, ताकि ये टिक जाए। एक जानकारी आपको ये दी गई, इसकी जो हाइट है वो h मैं मान लेता हूं, यहां h आपको दिया है 3/2 मीटर्स। h आपको यहां 3/2 मीटर्स दिया है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है इफ ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल द डिस्टेंसेज ऑफ द सरफेस ऑफ द टेंट एंड द नेल आर इन द रेशियो 1:3। इसका क्या मतलब है कि जो दो दूरियां हैं, एक तो सरफेस की दूरी है ऑफ द टेंट एंड द नेल आर इन द रेशियो 1:3। इसका मतलब क्या है, प्लीज इस लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल पढ़ते समय समझना बहुत जरूरी होता है। तो जो ये लाइन है, इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड पर पोल के इस पॉइंट से जो सरफेस की डिस्टेंस है, द डिस्टेंसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द टेंट एंड द नेल आर इन द रेशियो 1:3। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखो, एंड इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल of the nails and the surface of the tent are in the ratio 1:2, then the length of one such rope is। एक ऐसी रस्सी की लंबाई जो है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। तो देखो इसेंशियली यहां जानकारी जो दी गई है वो ऐसी दी गई है कि ये जो लेंथ है और इसके आगे यहां कहीं कीलियां लगी हुई हैं, और इसको यहां पर आपने टाई करके रस्सी से बांध रखा है। जो आपका ये सिनेरियो है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी है ऐसे करके, राइट। तो बेसिकली जो ये बात कर रहा है, वो बात ये कर रहा है कि ये अगर दूरी 1 है तो ये दूरी आपकी कितनी है, 2 है। इस चीज की बात कर रहा है कि ये दूरी अगर 1 है तो ये दूरी कितनी है आपकी, 2 है। क्यों, क्योंकि 1:3 का मतलब ये 1 है और ये 3 है, तो ये वैल्यू आपकी 1:2 हो गई। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो जो एंगल्स की बात हो रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अल्फा और 2 अल्फा है।
ये एंगल जो आपका ये अल्फा है, तो ये एंगल आपका क्या है, सॉरी ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल आपका 2 अल्फा है। आप मुझे बताओ कि इतना कुछ देख के कि आपको एंगल्स का पता लग गया कि नहीं? देखो मालूम चल गया एंगल कैसे। आपको सभी को पता है कि अगर यहाँ 30 होता है और यहाँ अगर 60 होता है तो उस समय ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। इसका मतलब हो गया कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल आपका क्या है, 60 डिग्री है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है एक ऐसी रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो आप कहोगे कि भैया देखो ऐसा है, अगर अल्फा मेरा 30 डिग्री है और 30 डिग्री के अपोजिट जो हाइट है वो 3/2 आपको दी हुई है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, डबल, 3 मीटर हो गया आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इतना आसान सवाल है लेकिन इसकी भाषा बहुत मुश्किल है समझ पाना कि भैया क्या है, कैसे होगा ये सवाल। ओके जी, नेल टेंट के बाहर है तभी ये रेशियो आपका 1:2 है। दिस इज 1:2। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सबको ये चीज समझ में आ रही है? सो देखो ये जो रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:2 और एंगल का डबल होना बता रहा है कि एंगल 30 डिग्री है। और अगर आपने एंगल को 30 डिग्री समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं फिर कि 30 के अपोजिट ये जो हाइट है अगर ये 3/2 है तो ये जो रोप की लेंथ है, रोप की जो लेंथ है ये 90 के अपोजिट पड़ रहा है, 90 के अपोजिट डबल होता है, डबल होता है तो आपका ये 3 मीटर होता है। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर और नॉट? से यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है। देखिए डायग्राम ये है कि आपसे कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है, तो ये हो गया आपका कोनिकल टेंट, राइट। अब ये कोनिकल टेंट जो है इसके बाद आपसे बात की गई है कि जो खंबा है इस खंबे को आपने रस्सी से बांधा होगा, खंबा अपने आप तो खड़ा नहीं हो जाएगा। कितने लोगों ने बचपन में कभी अपने घर पे वो वाला एंटीना देखा है? पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, जो एंटीने में वो होता है ना, एल्युमिनियम का एंटीना होता था और उसमें से डंडे लगे होते थे, ठीक है, आगे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर एक बहुत बड़ा डंडा होता था पीछे, फिर उसमें उसको खंबे पे छत पे ऐसे लगाते थे, उसके तरफ चारों तरफ ऐसा रस्सियां बांध, वो लगता है ना स्टील की तारें होती थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लोहे की तारें, उससे घर के छत के कोने में उसको बांध दिया जाता था। फिर उसको ऐसे ऐसे घुमा के हम लोग सिग्नल पकड़ाते थे, ठीक है, याद है ना? बड़ा मजेदार चीज होती थी कि ऊपर ऐसे घुमा रहे हो, नीचे से आवाज आती आ गया आ गया, तब तक वो थोड़ा सा हिल गया। इतना आसान जीवन तब नहीं था, है ना, कि यहाँ रिमोट से ऐसे क्लिक किया और हो गया। वहां सिग्नल को भी सही बिठाने के लिए दिशा करेक्ट होनी चाहिए, तो वहां फिट करना पड़ता था। एक बार ऐसे फिट करते करते क्या हुआ कि नेपाल पकड़ लिया उसने। बहराइच हमारा जो जिला है उसके पास ही नेपाल है, तो एंटीना हम लोग सेट कर रहे थे, मेरे को गुस्सा आ गई, एंटीना पकड़ ही नहीं रहा था, सिग्नल नीचे आ ही नहीं रहा था। मैंने एंटीना को घुमा दिया 180 डिग्री, नेपाल पकड़ लिया उसने और बड़ा साफ चित्र आने लगा, मस्त। और तब ये मतलब नहीं थे कि भाषा क्या है, टीवी में कुछ चलना चाहिए बस, देखो मजा आ गया, तो हम लोग नेपाली देखने लगे। उसमें देखते देखते पता चला कि एक दिन हिंदी पिक्चर आती है, मजे आ गए। फिर हफ्ते में एक दिन हिंदी पिक्चरें मिलने लगी, नेपाल का चैनल, मस्त झकास, ठीक है। तो वही है भैया, देखो ये खंबा है, खंबे को बांधने के लिए रस्सियों का यूज किया गया है और ये तुम्हारा कोनिकल टेंट है यानी तंबू है, ठीक है। अब वही बोला गया है कि ये जो रेशियो है इसके फुट से इस टेंट के सरफेस की दूरी अगर 1 है तो इस कीली की दूरी 3 है, तो मतलब ये 1:2 है। साथ ही साथ आपको ये एंगल्स अल्फा और 2 अल्फा दिए। दो उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी है, उन्होंने कहा है कि ये अल्फा है और ये 2 अल्फा है, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर कि नहीं? हाँ जी, डी ऑप्शन 3 मीटर्स। Look this question now, 42. A spherical balloon of radius r subtend an angle alpha at the eye of an observer on the ground. When the angle of elevation of its center is beta, the height of its center is. देखो ये आपका क्या है, सेंटर एक बलून है। अब ये आपसे क्या कह रहा है कि ये जो बलून है ये एक एंगल अल्फा बनाता है एक ऑब्जर्वर की आंख पर, जो कि कहीं ग्राउंड पे है, मान लिया यहां पर कोई है, तो इसकी आंख पे अगर अल्फा एंगल सबटेंड हो रहा है भैया, तो देखो ये ऐसे टच करता हुआ निकलेगा इधर, ये ऐसा टच करता हुआ निकलेगा इधर,
और ये जो एंगल है ना, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है आपको। फिर आपसे क्या कह रहा है, when the angle of elevation of its center is बीटा, ठीक है, और इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस ऑब्जर्वर से वो बीटा है। सो आप कहोगे यहां से अगर मैं ये निकालता हूं लेटेस्ट से, तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, आप कहोगे इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे इधर, और ग्राउंड से ये एंगल आपको बीटा मिलने वाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं आपसे कहूंगा कि लेट्स से ये एंगल हो गया आपका, है ना, तो ये आपकी हो गई ऐसे, और ये वाला जो एंगल है इतना, ये एंगल आपने बोल रखा है कि बीटा के बराबर है। ये एंगल आपका क्या है, बीटा के बराबर है। ओके, आपको बताना है इसके सेंटर की हाइट कितनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर की हाइट कितनी है, कैसे करोगे, जल्दी बताओ। क्विक प्लीज, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सेंटर की आपको हाइट निकालनी है रेडियस के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि आपको आर तो दिया ही हुआ है। तो अगर आर दिया हुआ है तो आर के टर्म्स में ही चीज निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, अब देखो ध्यान से, आपने कहा कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है कि नहीं, तो ये आर हो गया। अब अगर ये आर हो गया और आपको पता है कि सेंटर से आपने ये ज्वाइन किया है, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं, यस। अब आप मुझे बताओ कि ये जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, ये जो दूरी है ये हो जाएगी आपकी आर कोसेक अल्फा बाई 2, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो ये आर कोसेक अल्फा बाई 2 बना कि नहीं बना, यस। अब ये हाइपोटेनस अगर आर कोसेक अल्फा बाई 2 है और मुझे ये निकालने की आवश्यकता है, ये निकालने की मेरी आवश्यकता है, तो ये आपका बनेगा आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, क्योंकि अगर आप साइन बीटा यहां से लिखोगे तो साइन बीटा आपका बराबर क्या होगा, ये हाइट अपॉन ये हाइपोटेनस। सो आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 आपका सी आंसर आएगा। हाँ जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो एंटीना में बड़ा कमाल था, कभी कभी क्या होता है, उस समय डिश एंटीना आ गए थे, मतलब जो बड़े बड़े केबल वाले लोग होते थे ना, या कुछ लोगों ने बहुत बड़े डिश एंटीना, छोटे नहीं होते थे, वो लगता था कोई प्रक्षेपण यान खड़ा कर दिया लोगों ने अपने छत पे, बहुत बड़ा एंटीना होता था भाई, वो गोल गोल छतरी नुमा उस समय। अभी तो इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट हो गया, सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट हो गया। तो कई बार उनका डिश पकड़ लेता था, गजब खेल चलते थे वहां पर। और हमारे घर में क्या था, पिताजी ने केबल कनेक्शन नहीं लिया, केबल जब आ गया उसके बाद भी नहीं लिया, तो हम लोग इसी पर निर्भर थे कि कहां तुक्के से कुछ कैच हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी कैच हो जाता था। एंटीना कई बार तो ऐसे ही घुमाते रहते थे कि कैच हो जाए कुछ, और इस चक्कर में हमारा जो एंटीना है, जो उसका पोल था, वो कमजोर हो गया, और एक बार एंटीना ही गिर गया पूरा, समझ रहे हो, एंटीना ही टूट गया। पिताजी ने 1 महीने लगवाया उसको बनवाने में, ताकि हमें सबक सीखने को मिले, समझे, बड़ी समस्याएं थी उस जमाने की। I see a bird flying away at a constant speed of this kilometer per hour in the sky. The angle of elevation is 60 degree. After 1.5 minute, half minute, I see the bird again, and this time angle of elevation is 30 degree. What is the perpendicular distance of the bird from me? तो पहली बात, इस सवाल में एक छोटा सा एजम्पशन ये है कि जो चिड़िया है वो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रही है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछी गई है सीधे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो अगर उसका फ्लाइट ऐसे होगा ना टेढ़ा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगातार बदलेगी। सो बेसिकली जो इसमें लिखा नहीं हुआ है वो मान लो आप, और मानना ही पड़ेगा कि ये जो बर्ड की फ्लाइट है वो इस दिशा में है। अब पहले अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री है, बाद में ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री हो जाता है, ये दिया हुआ ना, तो ये आपको समझना है कि ये जो बर्ड है इतनी दूरी चल के गई, और ये आपको पता है कि ये आपका 60 डिग्री है, बाद में आपका ये 30 डिग्री है। तो ये डायग्राम हम लोग पहले भी बना चुके हैं कि ये जो लेंथ है 60 के अपोजिट, इसको आप √3 मानेंगे, क्योंकि 30 के अपोजिट यहाँ पर जो है 1 मानेंगे। फिर अगर 30 के अपोजिट ये दूरी √3 है, क्योंकि ये √3 तो ये √3, तो 60 के अपोजिट पूरी दूरी 3 हो जाती है, तो ये दूरी 2 हो जाती है। इतनी जानकारी आपको सब क्लियर है।
अब आपसे मेरा सवाल है कि बर्ड यहां पर थी इनिशियली और बाद में यहां पर है, तो 1.7568 किलोमीटर पर आवर को आप बदलेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर को आप किसमें बदलेंगे? यू कैन चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 मिलेगा, ये मीटर पर सेकंड हो गया, और आधा मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। तो इतनी जो दूरी है वो यहां से यहां तक कवर हो रही है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1.7568 इंटू 5/18। यू कैन डिवाइड एक्चुअली इफ यू वांट। 6×18 6×5 30, और फिर 3 से इसको डिवाइड कर लो, तो 3×5 15, 3×8 24, 3×5 15, 3×6 18। तो ये वैल्यू कुछ बन रही है अजीब सी, है ना? 0.5856 इंटू 25, मैं लिख रहा हूँ 0.5856 इंटू 25। ये डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब आपसे पूछा क्या है लेकिन कि भैया बताओ वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर जो दी हुई थी √3 की कुछ वैल्यू दी हुई है, √3 की कुछ वैल्यू दी हुई है 1.732 करके, √3 की कुछ वैल्यू दी हुई है, उसका इस्तेमाल करके हमें लगभग आंसर कैलकुलेट करना है कि इसमें से गिवन ऑप्शंस में क्या होगा। तो परेशान मत हो, देख लेंगे। सो आपने कहा अगर मेरा 2 पार्ट इसके बराबर है तो मेरा √3 पार्ट किसके बराबर होगा, यही मुझे पता करना है। तो आप कहोगे जो √3 पार्ट आने वाला है इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं मान लिया पहले, और फिर √3 से मल्टीप्लाई से कर दूं, तो √3 पार्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.5856 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, कोई समस्या नहीं। अब अगर आप इसको डिवाइड करो फिर से, तो ये आपको कितना बना रहा है? 29 दूना 58, राइट। फिर ये तो कट जाएगा आपका पूरा का पूरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 8 16। ये आपकी वैल्यू आ रही है अल्टीमेटली 25 इंटू लगभग 0.3, यानी 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 के आसपास आपकी वैल्यू आ रही है। और इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, कुछ भी सही नहीं है, नथिंग इज राइट, कुछ भी सही नहीं है। तो बेसिकली यहां कुछ तो घोटाला है सवाल में। ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से कुछ भी सही नहीं आने वाला, आपका कुछ भी सही नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो मैं वही फिर से समझाता हूं कि जो आधा मिनट है उसका मतलब है, आधा मिनट का मतलब कितना हुआ? 30 सेकंड। तो मैंने यहां इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 30 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मीटर में चली गई दूरी पता चली। बट ये दूरी चूंकि 2 के बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दूरी 1 के बराबर आई। अच्छा, ये √3 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, शायद कुछ मिल जाए, √3 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो अब जो वैल्यू आ रही है आपकी 25 या 75, 7.5 √3 आ रहा है। 7.5 √3 कहीं है क्या? लगभग 7.5 √3। सो अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21, ये क्लोजेस्ट मुझे दिख रहा है, बाकी तो सब बहुत दूर दिख रहे हैं। 7.5 √3 नहीं, ए ऑप्शन थोड़ा क्लोज दिख रहा है, ए ऑप्शन थोड़ा क्लोज दिख रहा है मुझे, बाकी सब तो बहुत दूर दिख रहे हैं। ठीक है, मे बी ये जो डेटा दिया हुआ है, हो सकता है यहां पर ये डेटा शायद ऐसा होना चाहिए, √3 की जो वैल्यू दी हुई है, मे बी। तो डेटा में कुछ तो प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट प्रोसेस क्लियर हो गया हमें। अगर हमें प्रोसेस क्लियर हो गया तो फाइन, नॉट ए प्रॉब्लम। ऐसे सवाल को करना है, डेटा करेक्ट होगा तो हो जाएगा। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है आपका वो ये है, ए ऑप्शन। अगर √3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ओके, क्लियर? सो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। आई हैव मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसे इसको करना है। प्रोसेस पे ध्यान रखें, कैलकुलेशन डेटा सही होगा तो अपने आप उत्तर सही ही आएगा। ठीक है, ये देखो, एक हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है जो ऊपर चढ़ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। विंड से क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। और जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 10वें और 15वें मिनट में, वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और 45 डिग्री है। द विंड स्पीड इन होल नंबर्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू। यहां पर 2 एजम्पशंस है जो आपको जानना है कि
जो आपका हाइड्रोजन फिल्ड बलून है, हाइड्रोजन फिल्ड बलून है, हाइड्रोजन बलून कभी आपने उड़ाया है? ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इट गोज वर्टिकली, वर्टिकली जाता है, फिर हवा बह रही होती है, हॉरिजेंटली इसको ड्रिफ्ट करती है। तो जो एक्चुअल मोशन होता है मैं आपको समझाता हूं कि अगर हवा बिल्कुल एब्सेंट हो तो हाइड्रोजन बैलून सीधा ऊपर जाएगा, राइट। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हमें यहां सिंपली दो फैक्टर की बात करनी है। एक फैक्टर है हमारा विंड, दूसरा फैक्टर है हमारा हाइड्रोजन भरे होने की वजह से उसका अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ। दो ही चीजें, दो फोर्सेस की बात करनी है। तो ये उस हाइड्रोजन की वजह से वर्टिकल मूवमेंट है, ये आपका विंड की वजह से हॉरिजेंटल मूवमेंट है। तो वर्टिकल भी जा रहा है, हॉरिजेंटल भी जा रहा है। तो अगर ये वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों जा रहा है तो इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा। द मूवमेंट विल बी नॉट, देखो ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा जाएगा। ये लीनियर होने की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो जो नेट स्पीड आएगी वो इस दिशा में आएगी, कहीं इधर। अजी समझ में आ रहा है? तो ये आपको समझना है। अब इसके हिसाब से सवाल को हम दिखाते हैं आपको कि कैसे होगा, क्या होगा। तो देखो यहां पर पहले आपको ये समझना है कि कोई 10वां मिनट का टाइम है, इसको मैं बोल देता हूं t बराबर 10, ठीक है। 10th मिनट एंड 15th मिनट की बात हो रही है, यानी 2-5 मिनट का गैप है। तो ये आपका t बराबर 10 हो गया, 10th मिनट, ओके, और 15th मिनट। इन दोनों के बीच में जो गैप है आपको ये क्लियर है ना, 5 मिनट्स का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां लिखो t बराबर 10 और t बराबर 15। बट ये जगह जो है ऐसे हॉरिजेंटल नहीं होने वाली है, ये ऊपर भी होगा, ठीक है। ये ऊपर क्यों होगा ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हॉरिजेंटल मूवमेंट विंड की वजह से, वर्टिकल मूवमेंट हाइड्रोजन की वजह से। तो यहां पर आपका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है और फिर यहां भी आपका कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब जरा इसको बहुत इत्मीनान और ध्यान से समझेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम यहां से मिलाएंगे, फिर हम कहेंगे कि देखो इतना हॉरिजेंटल मूवमेंट हुआ है और इतना वर्टिकल मूवमेंट हुआ है। हॉरिजेंटल मूवमेंट कौन कराएगा? विंड। वर्टिकल मूवमेंट कौन कराएगा? जो हाइड्रोजन की वजह से जा रहा है। मान लिया विंड नहीं होती तो जितना ये ऊपर वर्टिकल गया है ये हाइड्रोजन की वजह से ही गया है, तो उतना ही ऊपर ही यहां चला गया होता, ठीक, इतना ही ऊपर ही यहां चला गया होता। मान लिया हाइड्रोजन नहीं होता तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ इतना मूवमेंट होता, ये बलून यहां होता। दोनों मिले हुए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। ये 60 डिग्री का एंगल है, ये एंगल तुम्हारा कितना है? ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री का है, ये मैंने यहां पर ले दिया। अब विंड स्पीड आपको बतानी है लास्ट 8 मिनट में कितना है, तो इसको समझते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा कि ये जो वर्टिकल मूवमेंट आपका हुआ है वो किस रेट से हुआ होगा? ये वर्टिकल मूवमेंट का रेट दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको देखो सारे जो आंसर दिए हैं सब किलोमीटर पर आवर में ही बात हो रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है। सो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं 5 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 5 मिनट का मतलब 5/12 घंटे। 5/12 घंटे 1/12 घंटे, 5/60 बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं 1/12। सो 18 इंटू 1/12 का मतलब हो गया 1.5 किलोमीटर। आप मुझे बताओ कि ये वर्टिकल दूरी जो है आपकी क्या है? 1.5 किलोमीटर है। आप कहोगे यस, ये मुझे पता है कि ये दूरी मेरी 1.5 किलोमीटर है। इतना ज्ञान है ना। अब फटाफट इस सवाल को करते हैं क्योंकि बाकी जो चीजें सब पता है तुमको। आप कहोगे यहाँ पर 60 का अपोजिट √3, क्योंकि 30 का अपोजिट 1 लेते हैं। फिर ये जो वैल्यू √3 है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये जो वैल्यू √3 है आपकी, दिस वैल्यू, दिस एंटायर लेंथ इज √3, है ना, ये वैल्यू आपकी √3 है। अब सवाल ये उठता है, ये सवाल ये उठता है कि यहां पर इतनी लेंथ तो मेरी √3 ही रहने वाली है और ये आपकी एक एक्स्ट्रा लेंथ है जो आपके सामने यहां पर है। क्या ये मैंने डायग्राम जो लिखा है वो सही है? नहीं। बेसिकली अब मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो आपको सही डायग्राम दिखेगा, अभी नहीं, अभी नहीं, राइट। जस्ट अंडरस्टैंड एंड सी। यहां तक ठीक है कि मैंने कहा 60, यहां ये 1 है तो ये √3 है, यहां कोई समस्या नहीं है, यहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल अभी जो है वो आपके सामने पूरा है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, राइट। सो आप कहोगे अगर ये दूरी जो हॉरिजेंटली चली गई है ये मान लेते हैं x के बराबर है, तो यहां पर ये दूरी भी आपकी x के बराबर होगी,
ये दूरी x के बराबर होगी, तो 1 किसके इक्विवेलेंट है ये भी जानने की जरूरत है। 1 किसके इक्विवेलेंट, आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हो कि x + 1 कर दिया, नो, इट विल बिकम रॉन्ग, क्योंकि x डिस्टेंस है और 1 क्या है, रेशियो है। बेसिकली तो रेशियो 1 है, √3/1 काइंड ऑफ। तो मेरा प्रश्न जो आप सभी से है यहां पर, जो आप सभी से मेरा प्रश्न है, जो आप सभी लोगों को सोच के थोड़ा सा बताना है मुझे, कि ये जो x की वैल्यू है, राइट, ये अगर हम रेशियो पार्ट के हिसाब से देखें तो कितनी होगी। देखो बहुत सरल है इस चीज को समझना, बहुत सरल है इस चीज को समझना, क्योंकि एक बात आप मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक की जो वर्टिकल हाइट है वो क्या होगी, बलून के द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी होगी कि नहीं होगी भाई, 10वें से 15वें, यानी ये 5 मिनट की दूरी ये है। अगर ये 5 मिनट की दूरी है तो शुरू के 10 मिनट की दूरी वर्टिकल इसकी डबल होगी कि नहीं होगी, तो बेसिकली आपकी ये वैल्यू 3 किलोमीटर के बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ जज करना, कि वर्टिकल डिस्टेंस शुरू के 10 मिनट की 3 किलोमीटर है, क्योंकि आपको 5 मिनट की दूरी दी हुई है, वर्टिकल 1.5 किलोमीटर है। जब आपको ये यहाँ पर 3 मिल जाएगा तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि आप कहोगे ये पूरी वैल्यू मेरी कितनी है, 4.5 है। और अगर ये पूरी वैल्यू मेरी 4.5 है तो देखो मैं इसको कैसे करने जा रहा हूं, मैं इसको भी हटा दूंगा, ये लिखो ही मत यहाँ पर, ठीक। आपको कैसे आगे बढ़ना है बहुत सरल है। आपने कहा ये 3 है तो ये भी 3 है। अब अगर मेरा 60 के अपोजिट 3 है तो 30 के अपोजिट मेरा √3 होगा, तो ये दूरी मेरी √3 के बराबर होगी। और देखो ये अगर पूरी दूरी 4.5 है, 45 के अपोजिट अगर मेरा 4.5 है, तो यहां पर भी पूरी दूरी मेरी 4.5 होने वाली है। और अगर ये 4.5 होने वाली है तो ये दूरी हो गई 4.5 माइनस √3, 4.5 माइनस √3। अब ध्यान देना, ये जो दूरी है ये किसने चली है, ये दूरी चली है आपके विंड ने, कितनी देर में, 5 मिनट में। तो अगर आपको विंड की स्पीड निकालनी है तो आप कहोगे ये होगा 4.5 माइनस √3, और ये अगर 5 मिनट में चली गई दूरी है तो इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इन 1 आवर आ गया। और डिस्टेंस इन 1 आवर का मतलब होता है स्पीड। किसी की भी डिस्टेंस अगर आप 1 आवर में निकाल लो तो किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड आ गई। तो अब आप कहोगे ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60, कितना हुआ जरा बताओ। अगर मैं इसकी बात करूं, या फिर आप इसका नेट निकाल लो पहले, तो 4.5 माइनस 1.732 इंटू आपकी वैल्यू क्या है, 12 है, राइट। सो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया आपका 54 माइनस। अब देखो पूरा कैलकुलेशन की आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको दिख रहा है अगर ये दो होता तो 12 दूना 24 बनता, माइनस होकर 30 आ जाता। 30 से बड़ा आंसर आएगा आपका 33। आंसर क्या होगा आपका, डी। कैसे, देखो मैंने जब ये कैलकुलेशन मैंने यहां लिखी है तो मैं कह रहा हूं ये 54 अगर आया और इसको अगर मैं 2 मान लूं, 2 अगर मान लूं तो यहां कितना माइनस होगा, 24 बटे 2 है नहीं तो माइनस कम होगा, थोड़ा सा कम होगा तो आंसर ज्यादा आएगा। तो आंसर क्या होगा, 33। अगर आपको निकालना है तो यू कैन गो फार एंड कैलकुलेट, लगभग 12 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर लो तो होता है आपका 204, यानी 20.4, ठीक है, राइट। फिर 0.32 भी है, यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 33.96, 36.6 सॉरी 33.6। होल नंबर्स में आपको स्पीड बतानी है, क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको दिया है डी, लगा दो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अच्छा सवाल है, फिर से समझना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट ये था ये दूरी निकालना, क्योंकि जब ये दूरी निकलेगी तो ये पूरी दूरी आ गई 4.5, 45 डिग्री से ये भी पूरा हो गया 4.5। ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, 60 के अपोजिट अगर 3 है तो 30 के अपोजिट √3 होगा, 1/√3। तो ये दूरी आपको मिल गई 4.5 माइनस √3। और जैसे आपको ये वैल्यू मिली, ये 5 मिनट में चली गई दूरी है, तो 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, तो आपने कहा 12 गुना होगी, वही आपकी स्पीड हो गई। कहाँ 45 होगा, 45 कहाँ होगा, 4.5 है, 45 कहाँ से आ जाएगा आपका, ये 54 हुआ ना, 12 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4.5 से। अरे भाई तुम बताओ 5 मिनट में अगर तुम 2 किलोमीटर जाते हो और मैं बोलूँ तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी है, तो तुम यही निकालोगे ना कि 1 घंटे में मैं कितना जाऊंगा।
1 घंटे में चली गई दूरी को ही 1 घंटे में तुम कितना किलोमीटर चलते हो वही तुम्हारी स्पीड है, उसी को तुम किलोमीटर पर आवर बोलते हो ना। 1 घंटे में मैं कितना किलोमीटर चलता हूं वो मेरी स्पीड है। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने के लिए आप 1 घंटे में चली गई दूरी निकाल लो, किलोमीटर में वही स्पीड होती है। वही मैंने किया है कि 5 मिनट में ये दूरी चली गई है इतना, तो 60 मिनट में कितनी चली गई है 12 गुना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 कैसे आया? अरे मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट में वर्टिकल डिस्टेंस अगर 1.5 किलोमीटर है तो शुरुआत के 10 मिनट में वर्टिकल डिस्टेंस 3 किलोमीटर नहीं होगा भाई। अगर 5 मिनट में, क्योंकि जो हाइड्रोजन बलून है उसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिकली आपको ये भी अलग से लिखने की जरूरत थी नहीं, बट ये जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि आपको इतना दूरी चाहिए। टोटल 15 मिनट में 18 किलोमीटर से कितना जाओगे तुम? 1/4 घंटे में 1/4 डिस्टेंस 4.5, तो ये पूरा आपका 4.5 है, इसमें से ये 1.5 है 5 मिनट में 1/12, तो ये 3 है। समझ में आया कि नहीं? रति रंजन साहू जी कह रहे हैं हाय सर, हेलो हेलो हेलो। समझ में आया तो सवाल अच्छा है, बट अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है तो फंस जाओगे। अच्छा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। पढ़ो। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r there stands a flag of height h. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the flag is 30 degree. After moving a distance d towards the dome, when the flag is just visible, the angle of elevation is 45 degree. The ratio of h and r is equal to, जरा देखते हैं ध्यान से। एक हेमिस्फेरिकल डोम है, आपका कह रहा है रेडियस r का, तो देखो ये हेमिस्फेरिकल डोम है, इसका रेडियस कह रहा है r है, तो ये रेडियस आपका r है। कह रहा है देयर स्टैंड्स ए फ्लैग ऑफ हाइट h, तो ये हो गया आपका लेट्स से फ्लैग, इसका हाइट क्या है h। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। After moving a distance d towards the dome, the flag is just visible. बहुत ही अच्छा चीज है। देखो आप बताओ मुझे, जैसे मैं यहां पहुंचा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद आपको फ्लैग नहीं दिखेगा। वो पॉइंट बहुत ध्यान समझना, फ्लैग दिखना ही बंद हो जाएगा। वो कौन सा पॉइंट होगा जरा उसको समझने की आप कोशिश करें। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जब आप ऐसे लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट से जब आप एक टैंजेंट लाइन खींचेंगे तो वो बिल्कुल टॉप पे मिल रही है, क्योंकि इसके जैसे ही तुम आगे जाओगे वहां की जो टैंजेंट लाइन होगी वो कहीं इस फ्लैग को नहीं काटने वाली है, दिखेगा ही नहीं। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? ऐसे ही होता है ना, समझ में आया कि नहीं? क्लियर और नॉट? जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं शहरों में, उसके छत पे क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल कंपनीज के सेलुलर टावर्स होते हैं, सेलुलर स्टेशंस होते हैं, एंटीनाज लगे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा दूर से देख रहे हो तो वो दिखेंगे शायद छत पे, लेकिन जैसे तुम बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाओगे एक समय आएगा वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपकी लाइन ऑफ साइट से बाहर निकल गया। वो यही सिनेरियो है। इससे पहले तुम्हें आराम से दिख रहा है, ठीक है, इससे पहले तुम्हें आराम से दिख रहा है, ये ब्लॉक नहीं कर रहा है, मे बी कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा। अगर आप यहां से देखोगे और आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नीचे का कुछ पोर्शन गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहां से भी मैं कहूंगा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं नीचे भी, तो हो सकता है बॉटम का कुछ पोर्शन ना दिखे, फाइन। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहां से टेंजेंट जो है सीधे इस फ्लैग के टॉप को टच कर रही है, इसके थोड़ा सा अंदर घुस जाओ तुम्हें नहीं दिखेगा, फ्लैग दिखेगा ही नहीं। तो अब जो जानकारी इन्होंने बोली है इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि ये जब जस्ट विजिबल वाला केस है तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा है ये आपका 45 डिग्री आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्रीज है।
आपको बताना है कि जो h है और r है इसका क्या रेशियो है, क्या रेशियो है ये आपको निकालना है। तो जरा इसको समझते हैं कि h और r का क्या रेशियो है। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, मिला दिया। तो जरा एक बात बताओ मुझे, जो ये दूरी आपको दी है d, इस d दूरी के बारे में पता करते हैं हम लोग। इस d दूरी के बारे में हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल इन्होंने कहा कि भैया 45 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। और वो सवाल आपका ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो दूरी है तो r के बराबर है, इसमें कोई शंका नहीं। तो ये ओवरऑल दूरी क्या होगी, क्या ये दूरी भी h प्लस आर होगी? आप होगे s, h प्लस आर होगी। ये अगर h प्लस आर है और ये 45 डिग्री है तो ये दूरी भी h प्लस आर ही होगी, कोई शंका है नहीं। दूसरा आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो पूरी दूरी है, ये जो पूरी दूरी है d की वैल्यू अगर मैं बात करूं d, तो अगर 30 डिग्री के अपोजिट मेरा h प्लस आर है, अगर मेरा 30 डिग्री के अपोजिट h प्लस आर है तो 60 डिग्री के अपोजिट जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप कहोगे अगर इस पूरी दूरी की आप बात कर रहे हो तो ये h प्लस आर इंटू रूट थ्री होगा। h प्लस आर इंटू रूट थ्री होगा कि नहीं? आप कहोगे यस। लेकिन ये जो दूरी है h प्लस आर यहां से घटेगी भी, ये दूरी जो h प्लस आर है आपकी ये घटेगी भी। तो कुल मिला के ये वैल्यू जो होगी ये होगी h प्लस आर इंटू रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, डी की वैल्यू। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। कैसे? आप एक बात बताओ मुझे कि यहां पर अगर ये वाला केस है कि ये 45 डिग्री है और ये मेरा 30 डिग्री है, ये तो आपको पहले से ही आता है कि 45 के अपोजिट 1 है, तो यहां क्या होता है रूट थ्री माइनस वन। अब ये रूट थ्री माइनस वन है, तो अगर मैं कहूं कि ये लेंथ मेरी h प्लस आर है तो ये लेंथ जो है रूट थ्री माइनस वन इंटू एच प्लस आर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। और ये वैल्यू डी के बराबर है, तो डी की वैल्यू आपने इसके बराबर लिख दी, रूट थ्री माइनस वन इंटू एच प्लस आर। यहां पर यही आया। पर फिर से आपको समझना है कि अभी आपका उत्तर नहीं आया है, आपका आंसर बिल्कुल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? आपका आंसर अभी इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपको h और r का रेशियो निकालना है। आपको h और r का रेशियो निकालना है। अभी आपने h और r का रेशियो नहीं निकाला है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने h और r का रेशियो थोड़ा ना निकाल लिया है। सो अभी आपका आंसर नहीं आया है। अभी तो आपने d को h प्लस आर के टर्म्स में लिखा है। दिस इज नॉट द आंसर। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि भैया जब तक हम इस d को एलिमिनेट नहीं करेंगे, जब तक हम इस d को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मुझे h और r का रेशियो मिले। ठीक, तो जरा आप ये बताएं कि और क्या तरीका है मेरे पास जिसको यूज करके मैं इस d को एलिमिनेट कर पाऊं। क्योंकि अगर मैं d को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आंसर नहीं निकल सकता है। क्या कोई और ऐसी जानकारी है जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं करी है? तो उसका इस्तेमाल करें। और अगर आपने सारी जानकारियां इस्तेमाल करी हैं तो यहां से h और r का रेशियो तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जरा सोचें, आपको दे रहा हूं लेट्स से 2-3 मिनट्स ले लो, 2 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो और सोचो। मैं भी सोचता हूं कुछ और, इसके अलावा बाहर की बातें सोचता हूं मैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपको अभी DHR में एक रिलेशनशिप लिख के दिखाई है, किंतु इससे आपका उत्तर नहीं आ सकता क्योंकि ये तो DHR में आपको D एक वेरिएबल दिख रहा है। H और R का रेशियो कहां से आएगा? उसके लिए तो आपको कुछ और ही प्रयास करना पड़ेगा। तो जरा वो प्रयास करें और बताएं कि ये क्या करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचें और बताएं प्लीज।
कितने लोग महसूस हो रहा है कि डेटा कुछ कम है, इसके अलावा आखिर कोई रिलेशनशिप लिखे तो कैसे लिखें? ओके, क्या आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही है? समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अलावा अगर कोई रिलेशन हम लिखें भी तो कैसे लिखें? ठीक है, हाउ कैन वी राइट एनी अदर एक्सप्रेशन यूजिंग द केस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड? जो आपको केस अभी प्रोवाइड किया गया है उसका इस्तेमाल कैसे करें? tan 30 निकाल क्या करोगे? निकालो, उससे कुछ नहीं मिलेगा तुमको, करके देखो। देखो, दिल में जो आए वो कर लो, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, करो। अगर आपका मन कर रहा है कि tan 30 निकालना चाहिए तो मैं कहूंगा निकालो, और निकाल के बताओ कि क्या होगा tan 30 निकाल के। नहीं मिलेगा। अब मैं एक हिंट दे रहा हूं, जरा उसको बहुत ध्यान से समझना। वो हिंट ये है कि अभी तक जो भी आपने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, इसमें आप सोचो कि अभी मैंने किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। वो इस्तेमाल जो नहीं हुआ है अभी तक, वो इस्तेमाल नहीं हुआ है आपका टेंजेंट। बहुत ध्यान से देखना, आपके टेंजेंट का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है डायरेक्टली। अगर मैं आपको ये बोल देता कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द फ्लैग का, किसी भी पॉइंट से, इट्स ओके, फाइन। तो ये कोई जरूरी नहीं था जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया जो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस पॉइंट से, मान लिया यहां से, तो भी यही सारी कैलकुलेशन होती। लेकिन ये जो टेंजेंट है इसका कुछ स्पेसिफिक इस्तेमाल आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो सर्किल को टच करती हुई लाइन जा रही है, दैट इज एसेंशियल। सर्किल को जो टच करती हुई लाइन जा रही है, ये देखो, अगर मैं ये डायग्राम आपका ऐसे बना दूं, जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि यहां ये फ्लैग है और ये फ्लैग मान लिया यहां से ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है और यहां से ये आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अभी तक जो तुमने लिखा है वो चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, कोई अंतर ही नहीं है, सेम है। वही यहां भी लिखोगे आप कि ये दूरी क्या होगी आपकी, h प्लस आर इंटू दिस के बराबर होगी। लेकिन मेरा जो प्रश्न आपसे है, वो प्रश्न मेरा आपसे यही है कि क्या कुछ और भी इसमें सोच सकते हो आप जिसमें इस टेंजेंट का इस्तेमाल हो, कि ये लाइन टेंजेंट है, इसका कुछ तो स्पेसिफिक यूज होना चाहिए। उसके बारे में आप सोच क्यों नहीं रहे हो? उसके बारे में आप सोचो तो शायद आपको कुछ और मिल जाए, यू नेवर नो। ऑल राइट, एक रिलेशनशिप शायद आपको और मिल जाए, और वो रिलेशनशिप अगर आपको और मिले, then it will be possible that we find some kind of ratio. I will just give you some kind of hint and that will give you the answer. Can you all tell me कि what will be this overall length? जल्दी बताओ, ठीक? या let me tell you another relationship here. इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं टेंजेंट से, तो क्या ये 90 डिग्री एंगल बनेगा? आप कहोगे यस बनेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर ये 45 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 45 डिग्री होगा? यस, 45 45 90। अब एक बात आप मुझे बता दो कि अगर ये 45 डिग्री है और ये एंगल मेरा आर है, ये तो रेडियस है ना, आर के बराबर है, तो h प्लस आर जो हाइपोटेनस होगा, क्या ये √2 टाइम्स आर होगा? भाई अगर ये एंगल 45 डिग्री मेरा बना और ये सेंटर से मिलाने पर 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो हाइपोटेनस हो गया, और अगर ये हाइपोटेनस हो गया तो मेरा जो h प्लस आर का लेंथ है, ये जो h प्लस आर का मेरा लेंथ है, और ये एक साइड हुआ तो ये r है, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, इवन ये लेंथ आपकी r के बराबर हो जाएगी। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर है √2r के? बोलो यस है। अब आपको इतनी हंसी आएगी खुद के ऊपर कि यहां से अगर आप h अपॉन आर निकालोगे ना,
h अपॉन आर निकालोगे तो √2 - 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट। ये सब चीजें ना फर्जी थी, मैं आपका खूब टाइम पास कर रहा था। आंसर इज √2 - 1। ये जो टच कर रहा है ना पॉइंट, दिस इज यूनिकनेस इन द क्वेश्चन। ये अगर 45 डिग्री है तो मैं फिर से समझाता हूं आपको कि ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक। इसको आपने अगर यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये रेडियस होगा, ये भी 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो जो तुम्हारा H+R है, जो हाइपोटेनस है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का, वो √2 टाइम्स साइड होता है कि नहीं होता है। ये तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1 हो गया आंसर। तो सवाल बड़े दिखें, सवाल कंफ्यूजिंग दिखें, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सवाल कंफ्यूजिंग हैं, वो बहुत आसान हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा था कि करो, सोचो, सॉल्व करो, करो, सोचो, सॉल्व करो। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि कोई इस केस को, कि भाई जो टैंजेंट है उसका तो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसको कैसे यूज करें। तो अगर आप उसको देखोगे तो आपका उत्तर सीधा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा सीधे कि आंसर इज √2 - 1। क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे फंसाने वाले सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं जिसमें होता कुछ दम नहीं है, लेकिन पकड़ नहीं पाते हो तुम, ठीक है। तो वहीं फंस जाता है मामला। सवाल इतना आसान था, ये फर्जी कहानी जो कर रहे थे, गढ़ रहे थे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें बस सवाल में एक ही चीज जाननी थी कि ये टैंजेंट लाइन होगी, और टैंजेंट लाइन के बाद सवाल में कुछ ही नहीं है, हो गया, ठीक है। चलो, क्या लोग कहते हैं क्यों पहले क्यों नहीं बता देते हैं, ऐसे ही सीधा बता दिया करो सर, टाइम बच जाएगा हमारा। सीधा बता दें फिर मजा क्या है, थोड़ा दिमाग को तुम्हारी परेशानी होती है तो वो जल्दी सीखता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए स्टेशन A ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा, and at station B due west beta the height of the tower is। देखो ऐसा है कि एक टावर तुम्हें दिया हुआ है ऐसा, कुछ ऐसा, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, लेट्स से आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा, और ये तुम्हारा टावर हो गया, राइट। समझना ध्यान से। अब अगर ये आपका टावर है और यहां से एंगल अल्फा बन रहा है, तो जरा ध्यान समझो, ये लेंथ हो गई और ये टावर है, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, और ये एंगल मेरा अल्फा है, ठीक। तो ये टावर है, इसकी हाइट h है, और ये एंगल मेरा अल्फा है। तो टावर के फुट की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी, टावर के फुट की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी होगी, आप सभी लोगों को पता है कि ये होता है h cot अल्फा, होता है। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई h cot अल्फा स्टेशन A, और ये हो गया तुम्हारा h cot बीटा स्टेशन B। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फिर से देखो, मैंने बोला कि ये मेरे टावर का हाइट है, ठीक, और इसकी हाइट को अगर मैंने h मान रखा है, h मान रखा है, तो ये जो दूरी है ये h cot अल्फा के बराबर है इतनी, और ये दूरी जो मेरी है वो h cot बीटा के बराबर हो गई। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। आपसे जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, ओके। बट स्टेशन जो बी है, एक मिनट सॉरी, स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट एंड स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए इज अल्फा। ये ए के वेस्ट में है, यहां पर है, सॉरी। तो ये जो दूरी है आपकी, लेट से h cot बीटा है, अब आप बताओ मुझे, अगर टावर की ऊंचाई निकालनी है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, तो कैसे निकलेगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे देखो सिंपल सी बात है, ये तो 90 डिग्री बन गया, ये h cot अल्फा, ये h cot बीटा है, तो ये अगर 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि h cot स्क्वायर बीटा
माइनस एच कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर पाइथागोरस। अब यहां से अगर आप h कॉमन ले लें, एच स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। h की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा ए बी, और नीचे जो आपका है ये कॉस अपॉन साइन में अगर आप इसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आपको दिया है वो इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आपका बनेगा कॉस अपॉन साइन, ये आपका बनेगा कॉस अपॉन साइन। तो अगर हम इसको कॉस अपॉन साइन में व्यक्त करेंगे तो जरा आप बताओ ये वैल्यू कितनी बनेगी यहां पर, राइट? ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी? ये वैल्यू आपकी बन जाएगी साइन अल्फा साइन बीटा, तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बीटा, बहुत ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। कुछ ऐसा मिल रहा है, ओके? इस तरह का एक्सप्रेशन मिल रहा है आपको। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है इसको क्या बोलते हो आप? साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट डू यू कॉल इट? क्या ये आपका कॉस टू बीटा होता है, या लुक ये आपका ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी है। अगर आपको ध्यान हो कि कॉस स्क्वायर बीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये एक आइडेंटिटी है, और ये जो आइडेंटिटी आपकी होती है वो किसके बराबर होती है? कोई बताएगा मुझे? इसके बराबर होती है या इसके बराबर होती है? तो ये जो वैल्यू है आपकी वो डी ऑप्शन इसके बराबर होती है। ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है आपका ये एक्चुअली में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के बराबर होता है। आप इसको खोल लो, देखो इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है? अगर आप इसको खोल के 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन होगा, उसमें कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा मिला के 1 बना देंगे, और माइनस जो वैल्यू बचेगी आपकी वो साइन स्क्वायर बीटा जो भी है बच जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऊपर हमें चाहिए साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे ये जो एक्सप्रेशन होता है ये इसी के बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो दिस इज द एक्सप्रेशन, डी ऑप्शन, डी करेक्ट है। डायग्राम समझाता हूं, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, फिर से समझाता हूं कि कभी भी अगर कोई पोल है, देखना ध्यान से, कोई भी अगर पोल है और वो जिस भी पॉइंट पर, जो भी पॉइंट उससे एंगल ऑफ एलिवेशन मान लिया अल्फा बना रहा है, तो फुट ऑफ द पोल और उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है? एच कॉट अल्फा होती है। ध्यान रखना है आपको कि अगर हाइट ऑफ द टावर एच है, हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं एच है, तो टावर के पोल से उस पॉइंट की दूरी जो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दे रहा है एच कॉट अल्फा होता है। मैंने उसका यूज यहीं किया है कि ये मेरा टावर है, वो टावर ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब टावर के नॉर्थ में एक पॉइंट ए है, वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो टावर के फुट से लेके उस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई? एच कॉट अल्फा। और ऐसे ही इस पॉइंट के वेस्ट में एक पॉइंट बी है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा दे रहा है इसके टॉप का, तो इसके और इसके फुट की दूरी जो है एच कॉट बीटा होगी। टावर तुम्हारा यहां पर ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है, तो अब पाइथागोरस यूज करके मैं कह रहा हूं कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर है। समझ में आया? अच्छो सवाल है, अच्छो सवाल। अगले सवाल देखो, कह रहा है एक आदमी है जिसकी ऊंचाई h है, वो स्टैंड कर रहा है एक बैंक ऑफ ए लेक पर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का एट द आई ऑफ द मैन इज अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the shadow of the cloud in the water of the lake is beta, the height of the cloud from the surface of the lake is। काफी खतरनाक ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये आदमी खड़ा है, देखो ये है तुम्हारा पानी, यह है लेक, दिस इज द लेक वाटर,
सरफेस। बहुत ध्यान से आपको देखना। मैंने कहा मान लेते हैं ये हमारा क्लाउड है, ठीक है। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हें क्लाउड का मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है अल्फा, ये वाला एंगल आपको दिया अल्फा। अब आप देखो ध्यान से, इसका क्या बनेगा, यहां पर मिरर इमेज बनेगा। तो ये जो भी दूरी होगी उतनी दूरी पर नीचे क्या होगा, लेक में इसकी इमेज बनेगी क्लाउड की। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये आपको दिया हुआ है बीटा। शैडो ऑफ द क्लाउड इन द वाटर ऑफ द लेक, ठीक है। तो आपको बताना है जो क्लाउड की हाइट है लेक के सरफेस से वो कितनी है। जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात तो ये कि अगर ये h है तो ये भी h होगा, कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। और ये दूरी मान लेते हैं x है, तो अगर ये h प्लस एक्स है तो नीचे भी आपका क्या होगा, h प्लस एक्स ही होगा। इमेज जो बनेगी, ये लेक का सरफेस है, इससे क्लाउड की ऊंचाई h प्लस एक्स है, तो नीचे भी h प्लस एक्स जाएंगे हम लोग। अब कुछ बातें हैं उसको बहुत ध्यान से लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। x के हिसाब से ये दूरी कितनी होगी, x कॉट अल्फा, और ये दूरी कितनी है, 2h प्लस एक्स, और ये एंगल बीटा है। तो यही दूरी आपकी ऐसी भी लिख सकते हैं हम, 2h प्लस एक्स कॉट बीटा। अब आपको देखो ध्यान से, यहां से x कैलकुलेट हो जाएगा, बेसिकली आपको h प्लस एक्स निकालना है। यहां से x तुम्हारा h के टर्म्स में आ जाएगा और h प्लस एक्स निकाल लेंगे। तो जरा निकालो इसको। तो आप कहोगे यहां से मुझे मिल रहा है x इंटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, x कॉट बीटा है ना इधर, बराबर 2h कॉट बीटा। x की वैल्यू यहां से आ गई 2h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। पर यह आंसर नहीं है। लेक से बादल की जो ऊंचाई है वो है h प्लस एक्स। सो अगर h प्लस एक्स निकालने जाऊंगा तो इसमें h जोड़ दूंगा मैं, h जोड़ूंगा तो ऊपर माइनस h कॉट बीटा चला जाएगा और h कॉट अल्फा आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। देखो कौन सा सही है। आप कहोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब सारे आप कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा, कॉट बीटा को 1/tan बीटा कर दो, तो यही वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। डी ऑप्शन। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो क्लाउड का बनेगा, तो मैंने किसका बनाया है, क्लाउड की परछाई का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा आदमी से। सही तो है। मिरर तो नहीं है क्या, मिरर तो नहीं है क्या, मिरर नहीं है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया जरा बताएं, फिर मैं आपके लिए कुछ उपाय करता हूं। ओके बताओ बताओ बताओ, नहीं समझ में आया तो कुछ उपाय किया जाए फिर। ओके समझ में आया कि नहीं, प्लीज से यस इफ यू आर गेटिंग दिस। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी जरूर बताएं कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
बहुत आसान सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, बट इसका उत्तर रट लो, क्या करना है, स्टैंडर्ड सवाल है ना, रट लो क्या है उत्तर, लगाओगे बैठ के एग्जाम में, क्यों लगाना है, लगाना ही नहीं, फिक्स सवाल है, ठीक, फिक्स सवाल है। तो 10th में तुमने किया क्या, यही सब तो किया, रट रट के नंबर लेके आओ, और क्या किया तुमने 10th में, तो वो जो स्किल तुम्हारे पास है 10th वाली वो लगा लो यहाँ पर, रट लो उत्तर एक सवाल का, सही से रटना। देखिए वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट अगेन मैं वही कह रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग इज पॉसिबल, वैल्यू पुटिंग इज पॉसिबल, राइट, बट डोंट मेक एच जीरो, क्योंकि एच जीरो कर दोगे, जैसे आपने कहा कि इस आदमी की हाइट को जीरो मान लेंगे, प्रॉब्लम है कि सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे तुम किस करेक्ट क्या है। तो देखो यहां पर वैल्यू रख के इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, देखो आपको ये मालूम है ये सिनारियो है, अब अगर आपने कहा कि ये मेरा मान लिया 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक, तो आपने कहा ये एक है, ये एक है, और ये अगर आपका बन जाएगा √3, बनेगा कि नहीं बनेगा, यस, ऐसे मान सकते हो, आप ऐसे भी मान सकते हो कि आपने कहा इसको मैं 30 मानूंगा और इसको मैं 60 मानूंगा, तो ये एक बनेगा और ये 3 बनेगा आपका। अब बहुत ध्यान से आप देखना, अगर ये 3 बना और ये 1 बना तो हाइट कितनी है यहां से, तो आप कहोगे पूरी जो दूरी 4 है इसको 2 से डिवाइड कर लो, जैसे ये जो दूरी h+x थी, नीचे भी h+x थी कि नहीं थी, यस, तो कहने का मतलब है जो पूरी दूरी है ये, इसको अगर हाफ से डिवाइड कर दो आप, तो आपको बादल की ऊंचाई मिलेगी, तो यहां पर जो बादल की ऊंचाई है हो जाएगा 3 + 1/2, 2 के बराबर। अब आप देखो अल्फा को 30 और बीटा को 60 रखने से, अल्फा को 30 और बीटा को 60 रखने से कहां पर मेरा आंसर 2 आ रहा है, आंसर हो गया, अल्फा 30 रखो और बीटा क्या रखो 60 रखो, और देखो कहां पर मेरा आंसर 2 आ रहा है। सो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो h की जो वैल्यू है, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं h, यहां पर वो h है कितना, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा वो h कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, ऑलराइट, तो दोनों की लेंथ का सम बाई 2 करने से मेरा आंसर आना चाहिए, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ h, h की लेंथ आपकी कितनी है, बिकॉज जब आपको h पता चलेगा तभी तो आप वैल्यू रख के सारी चीजें निकाल पाओगे, हाँ जी। सो जरा इस सवाल को थोड़ा सा करने की कोशिश करें, और आपको पता है कि h की जो वैल्यू है आपकी वो 1 के बराबर है, क्योंकि h+x है ना ये, तो ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर है, h आपका 1 है, h 1 है तो सारे ऑप्शन हटा लो, अब रखो अल्फा 30 और बीटा 60, अल्फा 30 और बीटा 60 रखोगे गलत हो गया, क्योंकि ये 90 हो गया, ये गलत हो गया, 0 दे देगा, सही नहीं है। देखो कहां तुम्हारा उत्तर मैच कर रहा है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट 30 जो होता है और कॉट 60 का अंतर निकालोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी √3 - 1/√3। अब बहुत ध्यान से देखना ये क्यों गलत है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ज्यादा होगा क्योंकि एडेड है, ऊपर सब्ट्रैक्टेड है, ये ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 तो कभी दे ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है tan बीटा - tan अल्फा, बीटा हमने 60 मान रखा है तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर क्या होगा तुम्हारा डी। तो आपको एक्चुअल में कुछ निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि 2 आंसर, ये <1 है, हो नहीं सकता, ये 0 हो गया, हो नहीं सकता, ये नेगेटिव है, हो नहीं सकता, तो डी बचा वही सही होगा, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप वैल्यू रखने में कंफर्टेबल हो जाओ इन सवालों में, क्योंकि एग्जाम में यार ऐसे नहीं करना है इसको कि वहां बादल बादल बना के ऐसे चित्रकारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, सिखा रहा हूं इसलिए, बट या तो उत्तर इसका तुम रट लो समझ के एक बार, या फिर वैल्यू रखना सीख लो। वैल्यू रखने में देखो फायदा क्या है, एग्जाम में कुछ नया भी आएगा, रटने को तो तुम लिमिटेड रट के जा सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर कुछ नया भी आएगा तो आप वैल्यू से ट्राई करके आंसर निकाल सकते हो, डजेंट मैटर कितना भयानक एक्सप्रेशन है। तो वैल्यू रखना तो सीखना ही है भैया, बिकॉज वो आपको अनलिमिटेड लिमिटलेस बनाता है, पर ये भी सीख लेते हैं, क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ूं, जी हाँ, चलो। एक लैडर है, उसको आपने रखा है इन सपोर्ट ऑफ ए वॉल, मेक्स एन एंगल 22.5 डिग्री विद द ग्राउंड।
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कई बार लोग एंगल देखने में गड़बड़ी करते हैं, आप वो मत करना। जो एंगल कहाँ से बोला गया है, कभी वॉल से एंगल बोलता है तो ये वाला एंगल है, यहाँ ग्राउंड से बोला गया है 22.5 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखो 22.5 डिग्री। जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वॉल एंड फुट ऑफ द लैडर, बॉटम ऑफ द वॉल एंड फुट ऑफ द लैडर, ये लेंथ, ये आपको दिया है 2 मीटर। आपसे पूछा है कि ये लेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस लेंथ। अब 22.5 डिग्री वाला ट्राइंगल अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो निकाल लो। आपसे मैं पूछने जा रहा हूं व्हाट इज कॉस 22.5 डिग्री, दिस इज कॉस थीटा। क्या ऐसा होता है कुछ? क्लियर है? कितने लोगों को सिंगिंग आती है, अच्छा गाना गा लेते हो आप? किसी और ने बोला है तो ही बोलना, क्योंकि जब खुद हम गाते हैं तो हमें लगता है कि हम अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, मोहित चौहान की तरह ही गा रहे हैं। भगवान ने ये बहुत ही खराब स्किल दी है। आपको अपनी आवाज बहुत सुरीली लगती है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? कितने लोग गाना ऐसा गा लेते हैं जो बाहर के लिए, जैसे मैं बचपन में बहुत गाने गाता था, बहुत। कोई भी अगर रिलेटिव आ जाता था ना, मैं उसको उनको गाने सुनाता था खूब। बच्चा था तो कोई मुझे बोलता नहीं था कि मैं कैसा गाता हूं, पर क्या हुआ ना, कभी मुझे किसी ने नहीं बोला कि मैं खराब गाता हूं, क्योंकि मैं बच्चा था। कोई सब लोग कहते थे ठीक है ठीक है, अच्छा गा रहा है, अच्छा। फिर पहली बार ना एक बार रिकॉर्डिंग डिवाइस मिली मुझे, और मैंने उसमें अपनी आवाज मैंने रिकॉर्ड करी, और जब मैंने उसको सुना तो मैं मरते मरते बचा। इतनी घटिया आवाज मेरी, और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने लोगों को कितना टॉर्चर किया है गाने सुना सुना के। तब से मैंने गाना गाना छोड़ दिया। नाउ आई डोंट सिंग फॉर पीपल, आई सिंग फॉर मी। और मुझे बड़ी चिढ़ होती थी उन लोगों से जिनकी आवाज अच्छी थी। मुझे लगता था कि ये क्या बदतमीजी है। आपने देखा होगा अक्सर स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जो गाना गाना आता है तो वो लड़कियों के फेवरेट हो जाते हैं। तो लगता था ये गलत चीज है भाई, अगर आपने स्किल सबको दी, सबको बराबर दो। अब ये क्या है कि हमारी आवाज से जो निकलती है वो इतनी इतनी खतरनाक आवाज निकलती है कि लोग मर जाएं, गा दें तो। और किसी की आवाज इतनी सुरीली कि उस पे लोग मंत्रमुग्ध हुए पड़े हैं। हद हो गई है। हाँ, तो अब पूछ रहा हूं मैं, किसको अच्छा, की आवाज अच्छी हुआ, गाना अच्छा गा लेता है, प्लीज। अच्छा गा लेते हो कोई भी? वाकई में लोगों ने बोला हो आपसे? खुद की बातें नहीं मानना। मैं इस मामले में बड़ा ही खराब जजमेंट होता है। हाँ, कोई नहीं है। वेलकम टू माई क्लब। विद प्रैक्टिस एनीबडी कैन सिंग। ये बचपन में पता नहीं था कि आवाज गला फाड़ने से सही हो जाती है। अभी भी मुझे विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं अगर बचपन से रियाज करो तो तुम्हारी आवाज अच्छी हो जाएगी, बट आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट स्टिल, पता नहीं क्यों। ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अगर आपको अच्छी आवाज मिली है तो एक अच्छा स्किल है, एडवांटेज टू यू गाइस। ठीक है। सो एनीवे, लेट अस सॉल्व दिस। जरा किसी ने निकाला इसको, कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा √2 + 1 अपॉन 2 √2, √2 + 1 अपॉन 2 √2 वैल्यू आई। अगर मैं इसको √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि जिस फॉर्मेट में आंसर है, जिस फॉर्मेट में आंसर है, एक कह रहा 2 लाइन गा के सुनाइए। नहीं, मेरा पढ़ाने में थोड़ा ठीक ठाक नाम है, उसको मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ गा के। ठीक है,
सो अब अगेन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट ये जो वैल्यू आई अभी ये तुम्हारा आंसर नहीं है, आंसर तो निकलेगा, समझ रहे हो, आंसर तो निकलेगा क्या है, तो फिर हम निकाल लेंगे भैया कि देखो अगर ये 2 है तो रखेंगे, आ जाएगा बेस अपॉन, मैंने जानबूझ के कॉस्ट निकाला है ताकि आपको पता चले कि वैल्यूज क्या क्या है। सो अब देखो आप कहोगे कि आपका बेस अगर ऐसा भयानक सा है, ये कितना भयानक बेस है यार देखने में, आप समझ रहे हो बेस क्या है आपका, देखो रूट ऑफ 2√2 को ना √8 लिख लेते हैं ऐसा कुछ। जब ये तुम्हारा बेस है तो ऊपर जो वैल्यू आपकी है वो है √2 + 1। हाँ जी, ओके। अब एक काम करो भैया, कन्वर्जन करो, देखो क्या उत्तर है इसमें, जो भी दिया हुआ है इसका उत्तर क्या है, कन्वर्जन करो और देखो। तो आप कहोगे ये √8 है, अगर ये 2 के बराबर है तो मुझे निकालना पड़ेगा ना 1 किसके बराबर है, तो आप कहोगे √8 अगर 2 के बराबर है तो इसका 2 बार स्क्वायर करूंगा मैं, 2 दूनी 4 चौके 16, तो 8 16 के बराबर आ गया, एक पार्ट मेरा 2 के बराबर आ गया। हाँ जी, क्या ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया आपको, या ये सरासर गलत है जो मैंने लिखा है? मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है ये करस्पॉन्ड कर रही है 2 को, तो मुझे निकालना है कि 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो मैंने कहा इसको स्क्वायर कर लो, तो आपको मिल रहा है कि 1 जो है वो 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब 1 अगर 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बात बन गई? नहीं, आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अंदर जाएगा 16 बनाएगा, ठीक, और 4 अंदर जाके अगर 16 बनाएगा तो 16 बना + 16 √2 बना। आंसर तो कहीं मिला नहीं, कैसे करोगे? स्क्वायर करके 4x² कर दे। किसको 4x² करना चाहते हो? किसको 4x² करना चाहते हो? अब देखो इस सवाल में दम कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं जानबूझ के टाइम पास इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप समझो कि समस्याएं कैसी कैसी तुम्हारे सामने आ जाती हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद हो थोड़ी सी, तो मैंने बोला था कि 22.5 वाला डिग्री वाला ट्राइंगल देख लो, बोला था कि नहीं? किसी को याद है कि ऐसा मैंने बोला था कि 22.5 वाला ट्राइंगल देख लो? इसी दिन के लिए बोला था कि देख लो, ओके, ऑलराइट। और यहां पर मैंने वैल्यू उल्टी भी लिखी है, हाँ ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, सॉरी, ये वैल्यू आप काटो इधर। आपका ये जो वैल्यू है ना ये है बेस है, ये बेस आपका है √2 इंटू रूट ऑफ 2 + 1, सॉरी ये बेस है आपका, और यहां पर ये जो वैल्यू है आपकी ये √2 है, बिल्कुल सही। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखो ताकि सवाल तुमसे निकल जाए। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है 2 के बराबर है, तो मैं लिख रहा हूं √2 + 1 आपका 2 को करस्पॉन्ड करता है, तो √2 + 1 या 1 अगर आप लिखते हो यहां पर, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? आप कहोगे 2/√2 + 1। जरा ये कन्वर्ट कर लो, बिकॉज देन यू विल गेट द आंसर। सो आप कहोगे अगर 1 पार्ट इसको करस्पॉन्ड कर रहा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, मुझे बेस से इसको हटाना है। सो आप कहोगे ऊपर नीचे जरा इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा करोगे आप, इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है एक बार स्क्वायर हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी √2 + 1 बना, यस। अब आप कहोगे फिर से मैं √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे बनेगा 2, और देखना ध्यान से क्या मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है आपको √2 + 1 इंटू आपको मिल रहा है √2 - 1। तो ये आपका हो गया कि 1 पार्ट इस खतरनाक वैल्यू के इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यस।
अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2√2 यहां आएगा, इनटू आपका आएगा ये खतरनाक सी वैल्यू। तो बेसिकली ये सवाल जो है ना हाइट्स एंड डिस्टेंस का कम है, ये सवाल आपका cos 22.5 डिग्री का ज्यादा है, क्योंकि उसके बगैर आपसे सवाल नहीं होने वाला। इनटू √2 - 1। अब आपको करना क्या है, इसकी पूरी कैलकुलेशन करनी है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो जरा इसको कर लेते हैं। आप कहोगे कि देखो क्या है, पहले 2 को बाहर रहने दो, बाकी सब कुछ अंदर जाने दो। तो सबसे पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, रूट रूट अंदर कंबाइन करता हूं। सो 2√2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, अंदर √2 + 1 से। तो आपको कितना मिलेगा, 4 + 2√2, और इसका आपको मिलेगा स्क्वायर रूट। ठीक, मैंने इस 2√2 को इससे मल्टीप्लाई किया है। अब वो जो √2 - 1 बाहर है ना, उसको अंदर ले आओ। अगर √2 - 1 को आप अंदर ले आओगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, वो बनेगा 3 - 2√2। तो ये हो गया 2 × स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया आपका 4 × 3 = 12, और 12 - 8 4। फिर देखो 8√2 और 6√2, तो -2√2। अब ये 2 को आप अंदर लेके आओगे, अगर आप इस 2 को अंदर लेके आते हो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर आपने लिखा है रूट 2, 4 × 16 बनाएगा, और ये हो जाएगा आपका -8√2। 16 - 8√2 आपका हो गया ऑप्शन बी। वैसे भी 2 ऑप्शन तो आपको गलत पता थे, ये नेगेटिव में है, ये होने ही नहीं थे। इन्हीं दोनों में से कुछ करेक्ट था, और आपका आंसर क्या है, बी। बी करेक्ट है। ओके, अब अगर आप थोड़ा सा इस सवाल को स्टैंडर्ड ट्राइंगल ध्यान रख के करते, ये सब मैंने एक्सरसाइज जानबूझ के कराई है सो दैट आपको पता चले कि स्टैंडर्ड ट्राइंगल ना जानने से कितना बड़ा गुनाह तुम कर बैठोगे एग्जाम में। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात, कितना बड़ा गुनाह आप कर बैठोगे अगर आप स्टैंडर्ड ट्राइंगल नहीं जानते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्टैंडर्ड ट्राइंगल ना जानने से क्या क्या खतरनाक चीजें आपके सामने प्रस्तुत हुई हैं। राइट, समझ में आया? ठीक है, तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो, जब 22.5 डिग्री होता है आपका ये, तो जब ये साइड आपका 1 होता है तो ये साइड आपका 4 - 2√2 होता है हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये चीज ध्यान है, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का भी नहीं है। ओके, अब आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ले लो। अगर आपको निकालना है कि भाई ये वैल्यू क्या होगी, तो इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करो, यहां से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। 4 - 2√2 है, 1 घटा दो। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप कहोगे अच्छा ये 2 है, अगर ये 2 के बराबर है तो ये कितना है मालूम है, हो गया आंसर। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि 22.5 का ट्राइंगल भी इंपॉर्टेंट है। 22.5 का ट्राइंगल, देखिए लिस्ट ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग, कि कोई लिस्ट है ऐसी 15, 75, 90, 30, 60, 90, 45, 45, 90 और एक 22.5। एक्सेप्शनल केस में 22.5 डिग्री भी आपसे इस तरह से टेस्ट किया जा सकता है, बस यही है और कुछ नहीं है। At the foot of the mountain, the elevation of the summit is 45 degree. After ascending 1.75 km towards the mountain, upon the incline of 30 degree, the elevation changes to 60 degree. The height of the mountain is 45 डिग्री। अब कह रहा 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे अगर आप सर्टेन डिस्टेंस चढ़ जाओ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। ये दूरी दिया है 1.75 किलोमीटर।
सो कैसे करोगे इस सवाल को? हाइट निकालनी है आपको माउंटेन की। तो देखो आप कहोगे अगर ये 30 डिग्री है तो मैं इसको अगर 1 मानूंगा तो ये √3 हो गया, कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। एटलीस्ट ये दूरी मैं फटाफट लिख सकता हूं, ठीक, ओके। और ये आपको पता है ये 2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो सबसे पहला जो काम आपको करना है इस गिवन सिनारियो में वो यही करना है कि सबसे पहले मेरे को क्या मालूम है, और वो आपको यही मालूम है कि भाई ये दूरी चलने के बाद एक तो इस साइड आप कितना चले और इस साइड आप कितना चले, ये डिस्टेंसेस आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर आपकी बिल्ड होंगी इस डायग्राम में। जैसे आपने कहा ये निकल गया, ये होगा 1.75/2 क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट अगर ये है तो 30 के अपोजिट हाफ होता है, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 1.75/2 इंटू √3 आ जाएगी, ऑलराइट। साथ ही साथ अगर ये 45 डिग्री है तो ये जो पूरी लेंथ है और ये जो पूरी लेंथ है ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ आपस में बराबर होगा, हाँ जी, दोनों आपस में बराबर होंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करके जरा आप एक काम करें कि इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। बिफोर आई टेल यू हाउ टू डू इट, जो भी डेटा तुम्हारे सामने दिख रहा है इसको यूज करो और इसका उत्तर निकालो। जल्दी, समय नहीं लगाना है आपको, ओके। क्विक। 7/8 कौन बोल रहा है? ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं भी। सब कुछ आपके सामने लिख दिया मैंने। आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो बेसिकली है क्या इसके आगे, आप कहोगे मान लेते हैं ये x है तो ये भी तुम्हारा x हो जाएगा। 30 के अपोजिट अगर x बनेगा तो ये √3x बनेगा, बस। तो होगा ये कि 1.75/2 इंटू √3 प्लस x जो है आपका ये इधर √3 प्लस x, √3x प्लस 1.75/2 के बराबर है, बस। तो यहां से आपको मिल रहा है √3 - 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.75/2 इंटू √3 - 1, √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1.75/2। तो ये जो वैल्यू हो गई 1.75/2 इंटू √3 हो गया। सो आपका जो आंसर है वो 1.75/2 इंटू √3 + 1 है। ये आपकी कैलकुलेशन है। सो ये हो गया 1.75 इंटू √3 + 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होगी? 2.732 डिवाइडेड बाई 2। बहुत ध्यान से देखना आप, 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 1.366, और ये जो वैल्यू है आपकी ये कितनी है? 7/4। सो 7/4 इंटू या 7/8 आप निकाल लेते सीधे, किसी ने लिखा भी था ये चीज़, दोनों से आंसर आ जाएगा आपका। तो आपने कहा ये हो गया 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, इतना हो गया। कैलकुलेट कर लो, 21,000 फिर 2800, ओके। इफ यू मल्टीप्लाई दिस इट कैन बी लाइक दिस, 21,000, डेसिमल भूल जाओ पहले, जरूरत नहीं होती है। देन यू आर गेटिंग 2800, देन यू आर गेटिंग 70, और 35, समथिंग लाइक दिस। सो 238, आंसर क्या हो गया? ए। ऑलराइट, आंसर हो गया ए। अब देखो इस सवाल में जो ये मैंने किया है इसकी जरूरत थी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा था। देखो ध्यान से, जब आपने ये डायग्राम बनाया तो आपको क्या दिखा?
आपको ये दिखा 1.75, या ऐसे लिखो, कुछ मत लिखो, देखो ध्यान से, आपको क्या दिखा कि ये अगर 1 पार्ट है तो ये भी 1 पार्ट है, ये आपको दिखा कि √3 पार्ट है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे सिंपल सी एक बात ये बताओ कि जो यहां होगा वही यहां होगा और उसका √3 3 गुना यहां होगा, ठीक है। तो आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां 1 फिट कर दूं तो यहां √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। तो जो ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये 45 डिग्री बनना है, ये वैल्यू आपको 30 डिग्री बनना है और ये वैल्यू आपको 60 डिग्री बनना है, एक स्टैंडर्ड केस है। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया आपके सामने। अब जैसे ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया, आप क्या बोलोगे मैं आपको बता रहा हूं। ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर है। आप कहोगे कि क्वेश्चन में 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया है 1.75, सो मुझे √3 + 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। आप कहोगे अगर 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1.75 है, सो √3 + 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी 1.75/2 इंटू √3 + 1 होगी। यहां से आंसर निकाल लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि इन ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे से देख लो। इसका फायदा ये होता है कि हम कन्वर्जन लास्ट स्टेज पे करते हैं, बीच में नहीं करते हैं, हमारा समय बचेगा। सो आपको बस ये ट्राइंगल ध्यान रखना है जो मैंने अभी बनाया है। जब इंक्लिनेशन पे वैल्यू जाएगी, हो सकता है क्वेश्चन में यहां 45 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो और ये 75 डिग्री हो, बट यूजली 75 नहीं आता है। जब सवाल ऐसा बनता है, 3 एंगल मिला के जब यहां बनता है, तो हो सकता है ये 60 हो, ये 30 हो और ये 45 हो, ये चेंज हो सकता है, या फिर ये डायग्राम होगा, बस। तो आप पहले कोशिश करो इसको बनाने की। वंस यू मेक दिस, फिर बाद में वैल्यू फिट करो, आसान रहता है, सीधा आंसर आ जाता है आपका। एंड यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर इज 2.38 हियर बाय डायरेक्टली कैलकुलेटिंग इट। मेक सेंस? हाँ जी, आगे बढ़ू। The angle of elevation of the top of a tree from a point on the ground which is 300 above meter from the tree 30 degree when the tree grew up, the angle of elevation 60 डिग्री हो गया। How much tree grew? 30 और 60, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपको। ऐसे 30 के अपोजिट 1, तो यहां हो गया आपका √3, 30 के अपोजिट √3, तो ये हो गया 2। क्वेश्चन ने जो बोला है वो ये बोला है कि ये जो लेंथ है, ये √3 की वैल्यू, ये 300 के बराबर है, ये निकालना है आपको। कितना ग्रो हुआ? वो 2 के इक्विवेलेंट ग्रो हो गया। सो आपको 2 के इक्विवेलेंट अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको निकालना है 600/√3, 2/√3 करना है इसका। तो 600/√3 आपका कितना है? 1.7, अप्रॉक्सीमेटली 1.73 लिखो, नियरेस्ट टू एन इंटीजर निकालना है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू कितनी है। तो आपको 17 3 51 होता है बेसिकली। सो 51 का मतलब कितना हो गया आपका? 510, 519, 519 के बाद कितना बचा आपके पास? 81, 81 बचा। 17 चौके 68 हो गया आपका। 680 + 12 692, 692 के बाद आपके पास कितना बाकी बचा है? 118। और अगर 118 बाकी बचा है तो कितनी बार जाओगे आप? 17 छक्के 102। मेक सेंस? आंसर इज ए, 386। इतना सारा एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, ध्यान में नहीं रखना है। मैंने क्या बोला? आपको रटना नहीं है, आपको इसको देखना है, रटना नहीं है आपको। हाँ जी, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है। गड्ढे में जब आप साइकिल चलाते हो तो आप रट के नहीं जाते हो कि गड्ढे में ब्रेक लगाना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रेक लगा लेता है। जब एक बार मैंने केस आपको दिखा दिया है 30 60 90 वाला, तो जब आप स्टैंडर्ड ट्रायंगल में वैल्यू डालना शुरू करोगे, 30 के अपोजिट 1 तो डालते ही हो सबसे पहले, 30 के अपोजिट 1 डालोगे, 60 के अपोजिट √3 हो जाएगा, वहाँ 1 हो जाएगा, फिर 1 √3 अपने आप आपको दिख जाएगा। चिंता मत करो, सब कुछ रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है एक्चुअली। ऑलराइट, क्या आपको लगता है मुझे वैल्यू रटी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। बट वंस यू डू द केस 1 टाइम, यू एक्चुअली नो। आप गड्ढे में पहली बार जा रहे हो साइकिल चलाते हुए और तुमने ध्यान नहीं दिया कि ब्रेक लगाना है, तो पलट के गोता खा के गिरोगे, वहां पर चोट लगेगी, नाक फूट जाएगी तुम्हारी। अगली बार तुम्हें पता है कि ब्रेक लगा लेना है, बस वही है वो, और कुछ नहीं है। यू नो हाउ टू डू इट।
कन्वर्ट एट द लास्ट स्टेज, नॉट द इमीडिएट स्टेज। आप अगर इमीडिएट स्टेज में कन्वर्जन करोगे तो आप कर वही रहे हो, बस स्टैंडर्ड ट्रायंगल का यूज ही नहीं कर रहे हो। तो बेहतर है आप पहले 1, 2, √3 के हिसाब से चलो, बाद में कन्वर्ट करो। हाँ जी, उससे आसानी रहेगी आपको। कितने सवाल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 करना पड़ेगा। चलो कल ही करेंगे। 10 सवाल हैं, 10 सवाल तो अभी हो नहीं पाएंगे। ठीक है, 10 सवाल कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं समझ में आता, वो भी कल कर देंगे। ओके, चलो जी, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो। कल 10 सवाल करेंगे। कुल करें, ज्योमेट्री में तो याद रखना होता है। देखिए, जीवन में कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, है ना। जैसे हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे घर वाले कौन है, वरना आपको जरूरत पड़ने में पैसा कौन देगा। ठीक है, मेमोरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल, यू शुड नॉट डिनाई इट। बट क्या चीज़ें बिना समझ के रट रखनी है, क्या चीज़ें समझ के रट रखनी है, क्या चीज़ें अपने आप याद रहेंगी। आपको कोशिश ये करनी है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग बेस रखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। अब ज्योमेट्री में हर थ्योरम का प्रूफ देना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो काम का नहीं है। बट रटने को इतना भी नहीं है कि आप उसको ओवर हाइप करो। अगर आप मेरी क्लासेस पढ़ रहे हो तो मैंने बहुत कम जगहों पर बोला है कि इसको रट लो, बोला है कभी? बहुत कम। और वो भी जहां नहीं बोला है वहां पर मोस्टली वो चीजें आपको, या तो जैसे हेरॉन्स फॉर्मूला है, √S S - A S - B S - C, 10th से आता है सबको, उसमें क्या नया है। मे भी यहाँ 1-2 थ्योरम आपको नाम ले लिए बड़े बड़े, स्टीवर्ड थ्योरम, ये वो, कुछ ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। बिलीव मी, दे आर नॉट टू मच। और वो अगर तुम भूल भी जाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सीरियसली बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्टिल तैयारी कर रहे हो, फुल टाइम दे रहे हो, ध्यान रखो। हाँ जी, रख लो ध्यान, क्या बोल रही है। प्री एनसी एंड प्रोबेबिलिटी करा दीजिए। आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मानसी? व्हिच एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग? पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आती आपके एसएससी में, और जो पीएनसी आती है वो फंडामेंटल काउंटिंग होती है, जिसको हमने नंबर सिस्टम में कुछ किया भी है। कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए तो क्या करें? देखो यार, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जो मेरा अपना लाइफ में एक्सपीरियंस है, देयर इज नथिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमने टर्म्स बना दिए हैं कि कॉन्फिडेंस, तो हमें लगता है कि कुछ भी करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं, फर्जी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है, जब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या आपको लगता है आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, तो आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। नहीं 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 नहीं, आपको अपनी तैयारी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको डर लग रहा है, सब कुछ डर है। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं हो, देखो होता क्या है ना कि हाउ ह्यूमंस वर्क ऑन टर्म्स, ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो उन्होंने किया क्या है, जैसे उनको किसी चीज से डर लग रहा है तो वो डर को हटाने की बात नहीं करेंगे, वो एक नया टर्म बनाएंगे, कॉन्फिडेंस, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए चीज को टैकल करने के लिए। इससे फायदा क्या होता है कि इससे फायदा ये होता है कि जब तुम्हें डर लगता है एक्चुअली, तो तुम उस डर के बारे में ना सोच के, क्योंकि डर के बारे में सोचना थोड़ा नेगेटिव लगता है कि यार हम डर के बारे में सोच रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते हो। दिस इज अ सर्वाइवल टेक्निक। ठीक है, जब कोई चोरी करता है तो हम कहते हैं कि वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो चलो ऑनेस्टी की बात करते हैं। तो वी हैव क्रिएटेड कंट्राडिक्टरी थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल, कि जब हमें डर लगे तो हमें दिखना चाहिए ओह कॉन्फिडेंस होगा तो हमारी बात बन जाएगी। एक्चुअली में तुम्हें डर खत्म करना है, तुम्हें कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं है। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके अंदर डर ना हो तो काहे की बात का तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए? किस बात का कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें नहीं चाहिए। तो तुम प्रॉब्लम यह कि तुम अपने डर से भागने के लिए तुम कॉन्फिडेंस की तरफ भाग रहे हो। अपने डर को देखो, अपने डर को देखो, किस चीज का डर है, क्यों डर है, लेकिन हम डर में रहना नहीं चाहते। आप खुद देखो कि आप जब बोर हो रहे होते हो तो आप क्या करते हो? आप टीवी ऑन करके एंटरटेनमेंट करते हो, वीडियो देखते हो। आप उस बोरियत के साथ नहीं रहते हो थोड़े दिन।
कि जरा रह के देखें कि आखिर मैं बोर क्यों हो रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। ठीक है। सो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डर को कैसे कम करें। बहुत अच्छा सवाल है, डर को कैसे कम करें। डर पहले है क्यों, जरा आप देखें इस चीज को। डर हमेशा कुछ ना कुछ लूज करने की वजह से आता है। लेट अस से आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपको यह डर लग रहा है कि वो रिलेशनशिप आपकी नहीं चलेगी, तो आपको उस रिलेशनशिप को लूज करने से डर लगेगा। ठीक है। लेट अस से आपको लगता है कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और वो पैसे चोरी हो जाएंगे, तो आपको डर लगता है कि चोरी हो जाएगा। लेट अस से आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है और आपको डर लगता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी। तो डर, फियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू लूजिंग समथिंग, कि आप कुछ खो देंगे। जैसे आपको लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो इसका डर है। अब वो डर क्यों है? क्योंकि आपको एक मिनट ये बताओ कि लेटर से तुम फेल हो गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो है वो तो है कि तुम फेल हो गए हो, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम सोसाइटी की है। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, बगल वाला क्या सोचेगा। यू जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद एवरीवन एल्स एंड फील मीनिंगलेस। एज ए स्टूडेंट जो मुझे समझ में आता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड देन यू फील लाइक यू आर इंफीरियर टू एवरीवन इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। दीज आर द रीजन ऑफ फेयर। तो पहले तो अपना अटैचमेंट थोड़ा कम करो लोगों से, चीज़ों से। ठीक है। जिंदगी को सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ यू लूज एवरीथिंग, इवन देन यू स्माइल, देन यू आर एक्चुअली लिविंग अ लाइफ, अदरवाइज यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ। You are just somehow passing your time on the planet Earth. That's it. Be like this. I'm not saying you don't chase anything. जैसे मेरी थिंकिंग मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि अगर मैं सब कुछ खो दूंगा, जैसे मेरा एग्जाम हो खत्म हो जाए, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, इवन मैं छोड़ भी रहा हूं, सोच भी रहा हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैंने एग्जैक्टली नहीं सोचा है कि मैं क्या करूंगा, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना 3 साल में। तो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि छोड़ के क्या करेंगे। ठीक है। बट द क्वेश्चन इज अबाउट कि मेरा अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं है चीजों से। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करता हूं। लोगों को लगता है अगर आपका अटैचमेंट नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं है। जब आपका अटैचमेंट नहीं होगा तो आप सही काम करोगे, क्योंकि आपको एक डर नहीं है। जब आपको डर नहीं है तो आपका टाइम इस चीज में नहीं बर्बाद हो रहा है कि आपका होगा नहीं होगा, आप पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, ये स्टेप मेरा सही है या नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। नो, यू डू इट एंड सी लेटर कि क्या होगा। अगर आप अपने अच्छे, मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर आप अपने अच्छे और बुरे डिसीजन दोनों के लिए तैयार हैं ओन करने के लिए कि भाई ये भी डिसीजन मेरा है और ये भी मेरा है, मैं कहूं कि मेरी जिंदगी के अच्छे डिसीजन मैंने लिए थे और जो डिसीजन मेरे बुरे हो गए वो लोगों ने खराब कर दिए, ये राइट एटीट्यूड नहीं है। जिंदगी का सही फैसला भी मेरा था, गलत फैसला भी मेरा था। जब आप डिसीजंस को ओन करते हो और ये आप समझते हो कि एक जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, सोशल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कि आपको लोगों को दिखाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप चाहते हो कि आप पड़ोसी से थोड़ा ऊपर रहना चाहते हो। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा बन जाएं सर पढ़ना छोड़ के। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राइट पर्सपेक्टिव को लोग सोचते हैं बाबा बन जाना, इसलिए लोग उस राइट पर्सपेक्टिव को कभी लेना ही नहीं चाहते हैं। और ये समाज का एक तरीका है। समाज का तरीका यह कि अगर सब लोग सही से सोचने लगे तो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग नहीं मिलेंगे उनको। अगर सारे लोग सही से सोचने लगे, उन्होंने जिंदगी को सही पर्सपेक्टिव में समझ लिया, तो उनको रिबेल लोग मिलेंगे फिर, जो उनके नॉर्म्स में फिट नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बहुत अच्छा कूड़ा भरा हुआ है। जैसे कोई इस तरह की बातें करेगा थोड़ा सा भी कि अटैचमेंट कम रखो, कहेंगे बाबा बन जाते हैं, तो फिर लोग उससे भागने लगते हैं। तो कोई तुम्हें और नहीं सुधार सकता है तुम्हारे जीवन को, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम ऐसी है, सबकी सोच ही ऐसी है। आपको खुद ही अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर इसकी नीड एक्चुअल में कितनी है, और कहीं आपके डर फर्जी हैं
डर फर्जी ही होते हैं, डर का कोई रेलेवेंस नहीं होता है जीवन में। ऑलराइट, so get the right perspective in the life and then you do whatever you want. I am not saying that you should just leave everything and just go and walk on the road and भीख मांगो और खाना खाओ। लोग भीख ही नहीं देते आजकल, पुराने जमाने में अच्छा ऑप्शन था। ठीक है, लोग इज्जत से खाना देते थे। अगर आपको भूख लगी है और आपने डिसाइड किया कि आप लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है, तो भी आप घर घर जाते थे तो आपको लोग खाना देते थे। आजकल लोग नहीं देते हैं, भगा देते हैं, कट ले। ठीक है, तो आपको कुछ कमाना पड़ेगा खुद के लिए, वो जरूरी है। तो कमाइए, जो भी लाइफ में जितना एक्सप्रेशन आपको, कहते ना जो मन में आए करो यार, तुम्हें जो मन में आए करो। तुम्हें नौकरी करनी है नौकरी करो, तुम्हें जो करना है करो, सही पर्सपेक्टिव में करो। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, जितना कमाना है उतना कमाओ। पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कमा रहे हैं, ठीक है, और क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम काम कर रहे हैं, या पैसा आपके काम का रिजल्ट है, आप पैसे पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मिलेगा पर्सपेक्टिव आपको धीरे धीरे करके। बट मैं इतना बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में कभी ट्राई नहीं किया कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे को डर नहीं था, जब मुझे नौकरी छोड़नी थी तो मेरे अंदर ये डर नहीं था कि मैं क्या करूंगा, जो होगा देख लेंगे। इट इज नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज दैट आई डोंट हैव फियर। So let's not go into the terms that I don't have confidence. Nobody needs confidence to live. You just need unnecessary चीजें नहीं चाहिए, तुम्हें डर नहीं चाहिए। तो देखो डर क्यों है, डर का खात्मा करो, ठीक है। चलो घर जाओ, कल मिलते हैं, बाय बाय।